लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने कैपेसिटर के कई क्वेश्चंस और कैपेसिटर के कई आर्टिकल्स को देखा था और अब हम लोग शुरू करेंगे सिंपल सर्किट। और सिंपल सर्किट में पहले तो हम क्वेश्चन कराएंगे नॉर्मल कैटेगरी के। आज पहला दिन है तो नॉर्मल कैटेगरी क्वेश्चन कराएंगे, मतलब मीडियम क्वेश्चन कराएंगे, मीडियम और थोड़ा सा अपर मीडियम। और जहाँ जहाँ ज़रूरी होगा वहाँ पे आर्टिकल्स को भी डिस्कस करेंगे और फिर अगले टर्न पे कुछ दूसरे लेवल के क्वेश्चंस पर जाएंगे। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कि एक गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर को शंट किया गया है, यानी कि अमीटर में बदला गया है। ये सब बातें समझते हो ना तुम लोग। गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक लो रेजिस्टेंस लगाने से वो अमीटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस समय तुम्हारे सामने ये जो पूरा सिस्टम दिखाई पड़ रहा है, ये एक अमीटर है और ये इसकी मेन करंट है। और मेन करंट का कुछ हिस्सा गैल्वेनोमीटर वाली ब्रांच में जाता है और बाकी हिस्सा शंट से होता हुआ वापस चला जाता है, शंट से होता हुआ जाता है। और ये करंट फिर से दोनों मिलकर फिर से आई करंट बनाते हैं। और यहाँ पर ये जो दिखाई पड़ रहा है, ये जो हम गोले के अंदर बंद कर रहे हैं, इसको हम लोग अमीटर कहते हैं। ये बात तुम लोगों को बहुत अच्छी तरह पता है, पता होनी भी चाहिए। इसको हम लोग अमीटर कहते हैं। अब हमारा क्वेश्चन है कि अगर अंदर जाने वाली करंट मेन करंट का 2% हो, ये करंट 2% ऑफ मेन करंट हो, तो हमें शंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो हमें पहले तो आई और आई डैश में रिलेशन पता होना चाहिए। क्या तुमको ये अंदाज़ा है कि ये पोटेंशियल डिफरेंस इस पोटेंशियल डिफरेंस के बिल्कुल बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों चीज़ें पैरेलल में हैं, ये और शंट आपस में पैरेलल में है, तो पोटेंशियल डिफरेंस दोनों को सेम मिलेगा, यानी कि डेल्टा V1 इज इक्वल टू डेल्टा V2। ठीक है ना। तो पहले रिलेशन बता देते हैं। डेल्टा V1 इज इक्वल टू डेल्टा V2। डेल्टा V1 का मतलब हो गया I डैश इंटू जी, और डेल्टा V2 का मतलब हो गया यहाँ वाली करंट I माइनस I डैश इंटू एस। ठीक है ना। सो I डैश G इज इक्वल टू आई एस माइनस आई डैश एस। तो आई एस इज इक्वल टू आई डैश कॉमन ले लो तो आ जाएगा S प्लस जी। ठीक है ना। इस तरीके से हम लोग ये समझ पाए कि I इज इक्वल टू S प्लस जी बाई एस इंटू आई डैश होता है। ये फार्मूला जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला बुकलेट में हम लोगों ने डेराइव भी किया हुआ है। तो अब ये सब करने के बजाय ये फार्मूला डायरेक्टली तुम्हें याद रहना बहुत ज़रूरी है कि बाहर वाली करंट और अंदर वाली करंट पे क्या रिलेशन होता है। बाहर वाली करंट I इज इक्वल टू एस प्लस जी बाई एस इंटू आई डैश होता है। ये रिलेशन अगर तुमको याद है तो अब ये क्वेश्चन आसानी से तुम लोग सॉल्व कर लोगे। एस प्लस जी बाई एस और आई डैश की वैल्यू है 2% ऑफ मेन करंट, मतलब 2% ऑफ I। तो I से I कैंसिल हो गया और ये लिखा हुआ है 1 इज इक्वल टू एस प्लस जी बाई, जब इसको काटोगे तो ये 50 बन जाएगा, यानी कि 50s बन जाएगा। इसको इधर लेकर आ जाओ, हाँ इधर लेकर आ जाओ, तो कितना हो गया बताओ। 50s इज इक्वल टू एस प्लस जी, यानी कि 49s इज इक्वल टू जी, इसलिए s इज इक्वल टू जी बाई 49 ओम। ठीक है ना। इसको रिवाइज करिए, फिर अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें कहा जा रहा है कि पहले एक हीटर को किसी बैटरी से जोड़ा गया। ये देखो, ये हीटर कॉइल है जिसकी लेंथ L है और इसको किसी बैटरी से जोड़ा गया और पावर डिसिपेशन यानी कि हीट पावर प्रोडक्शन P के बराबर पाया गया। ठीक है ना। इसकी लेंथ L है। अब इसकी लेंथ को 10% रिड्यूस कर दिया गया। तो 10% रिड्यूस करने के बाद फिर से वही बैटरी लगाई। हालांकि बैटरी के बारे में कुछ कहा नहीं गया है, और अगर बैटरी के बारे में कुछ कहा ना जाए तो बैटरी को कभी बदलना नहीं चाहिए। पहले अगर V वोल्ट की बैटरी मानी थी तो बाद में भी V वोल्ट की ही बैटरी माननी चाहिए। जब तक कहा ना जाए तब तक अपने मन से बैटरी के वोल्टेज को बदलना नहीं चाहिए, मतलब सेम बैटरी लेकर ही दोनों स्टेप्स को सॉल्व करना चाहिए। तो कह रहे हैं कि अब नई पावर डिसिपेशन क्या होगी। ठीक है ना।
लंबाई को 10% रिड्यूस कर दिया गया, तो हम ऐसा क्यों ना माने कि पहले लेंथ L सेंटीमीटर थी तो अब वो लेंथ 10% रिड्यूस होकर 90 सेंटीमीटर बोली जाएगी, ठीक है ना। अच्छा, पावर का फार्मूला क्या होगा? पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर एंड आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। तो यहाँ पर V और A और रो ये सारी चीज़ें कैसी हैं? फिक्स हैं, यानी कि कांस्टेंट हैं, यानी कि पावर लेंथ के इन्वर्सली हुआ। जब ये और ये फिक्स हैं तो पावर लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल से सॉल्व किया जाएगा। और क्योंकि हमें परसेंटेज चेंज इन पावर निकालना है तो हमें P2 माइनस P1 करना चाहिए, जो कि L1 बाई L2 होगा इन्वर्सली होने की वजह से। L1 जो कि 100 और L2 जो कि 90 है, यानी कि ये हो गया 10/9। और अब फ्रैक्शनल चेंज निकालने के लिए, मतलब डेल्टा P/P से कहते हैं फ्रैक्शनल चेंज इन पावर इज इक्वल टू होता है फाइनल पावर अपॉन इनिशियल पावर -1, यानी कि 10/9 - 1 मीन्स 1/9, ठीक है ना। तो अब फ्रैक्शनल चेंज के बाद परसेंटेज चेंज इज इक्वल टू फ्रैक्शनल चेंज इनटू 100, मतलब 1/9 इंटू 100, यानी कि 11.11%। तो इसमें जो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो सेकंड होगा, बी। हालांकि इसमें लिखा हुआ है 11%, जबकि सही आंसर होगा 11.11%। एक्चुअली क्या होता है कि कभी कभी जब हम लोगों को ये चीज़ इसके जैसी कोई रिलेशन दिखती है तो हम लोगों को ये लगता है कि अगर लेंथ 10% रिड्यूस की गई है तो पावर 10% इंक्रीज़ हो जाएगा। ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। अगर ये 10% डिक्रीज़ हुआ है तो ये 10% इंक्रीज़ नहीं होगा, बल्कि उससे भी कहीं ज़्यादा इंक्रीज़ होगा। अगर लेंथ को 20% रिड्यूस किया जाता तो ये पावर 20% इंक्रीज़ नहीं बल्कि 20 से भी ज़्यादा % इंक्रीज़ होती। तो तुम लोग इसको बिना सॉल्व किए भी आंसर लगा सकते हो। अगर लेंथ 15% डिक्रीज़ की जाएगी तो पावर में जो इंक्रीज़ होगा वो 15% से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। जैसे यहाँ पर लेंथ 10% रिड्यूस की गई है, डिक्रीज़ की गई है, तो पावर 11.11% इंक्रीज़ हुआ है। 10% इंक्रीज़ नहीं हुआ है बल्कि 10% से भी ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। तो अगर हम लेंथ को 20% डिक्रीज़ करेंगे तो पावर में जो इंक्रीज़ होगा वो 20% से भी थोड़ा सा ज़्यादा होगा। तो जो आंसर 20% से थोड़ा सा ज़्यादा हो उसमें टिक लगा के सवालों को और जल्दी सॉल्व किया जा सकता है। इसको रिवाइज़ कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि हमारे पास n आइडेंटिकल सेल्स हैं, एक जैसे n सेल्स हैं जो कि इस प्रकार से जुड़े हैं, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है। ये इस तरीके से एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक लगातार सेल सेम ऑर्डर में जुड़े हुए हैं। सेम ऑर्डर मतलब ऑर्डर सीक्वेंस चेंज नहीं हो रहा है। इस तरीके से सर्कुलर तरीके से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ये सेल। ये टोटल n सेल्स हैं। ये टोटल सेलों का जो नंबर है वो n है, ठीक है ना। और हमारा सभी का EMF सेम है। कहीं कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नज़र नहीं आ रहा है। सारे सेल एक के बाद एक लगे हैं, सभी के पास अपना अपना इंटरनल रेजिस्टेंस है और कहीं इंटरनल रेजिस्टेंस के अलावा कोई और रेजिस्टेंस डायग्राम में शो नहीं किया गया है। यानी कि ये सारे सेल सीरीज़ में तो हैं लेकिन शॉर्ट सर्किट हैं, ठीक है ना। तो हमारा क्वेश्चन है कि किसी पॉइंट A, यहाँ पर किसी पॉइंट A और किसी पॉइंट B के बीच में अगर n सेल्स हों, स्मॉल n नंबर ऑफ सेल्स हों, यहाँ से लेके यहाँ तक n नंबर ऑफ सेल्स हों, तो हमें पॉइंट A और पॉइंट B के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए पहले हमें करंट कैलकुलेट करना पड़ेगा और करंट कैलकुलेट करने के लिए नेट EMF चाहिए। नेट EMF सीरीज़ में ज़ाई प्लस ज़ाई कितने बार? n बार। तो ये हो जाएगा n ज़ाई, कैपिटल N ज़ाई, ठीक है ना।
और आर नेट इज इक्वल टू आर प्लस आर कितने बार, एन बार, तो यानी कि ये हो जाएगा एन आर। और अब करंट इज इक्वल टू नेट ईएमएफ अपॉन आर एक्सटर्नल प्लस आर इंटरनल, नेट ईएमएफ अपॉन नेट इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये है एन ज़ाई और ये है ज़ीरो और ये है एन आर। तो एन से एन कैंसिल होने के बाद ज़ाई बाई आर आया। करंट आने के बाद अब हम ए से लेके बी तक, ए से लेके बी तक ध्यान से देखना, ये ए और उसके बाद ये कई सारे सेल्स एक के बाद एक लगे हुए हैं, कई सेल्स एक के बाद एक, ये पॉइंट आ गया बी और इन सेलों का नंबर है एन सेल्स, ठीक है ना। तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। तो ये सारे के सारे मिलकर कितना ये में बनाएंगे एन ज़ाई, और हमें पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि टर्मिनल पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो टर्मिनल पोटेंशियल इज इक्वल टू होता है ईएमएफ माइनस आई आर, ठीक है ना। ए से लेके बी तक की बात होगी, केवल ए से लेके बी तक की बात करनी है, तो ईएमएफ की जगह पर एन ज़ाई लिखोगे, करंट की वैल्यू ज़ाई बाई आर, और यहाँ से लेके यहाँ तक जो रेजिस्टेंस होगा वो एन आर होगा। तो आर से आर कैंसिल हो जाने के बाद एन ज़ाई माइनस एन ज़ाई यानी कि टर्मिनल पोटेंशियल ज़ीरो होगा। बात सिर्फ ये नहीं है कि ये एन सेल हैं इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो हुआ, अगर ये एन सेल्स ना होते बल्कि उससे भी ज़्यादा होते तो भी पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो होता। फॉर एग्ज़ाम्पल ये सारे के सारे 100 सेल्स होते और ए से लेके बी तक 20 सेल्स होते तो पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो होता। ए से लेके बी तक 30 सेल्स होते, हाँ 30 ये होते और बचे हुए 70 ये होते, तो इन 30 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी ज़ीरो होता, और यहाँ से यहाँ तक जो 70 हैं उसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो होता। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि ये सारे के सारे सेल्स सीरीज़ में लगे हैं, सपोर्टिव हैं, सपोर्ट मतलब कोई किसी को अपोज नहीं कर रहा, तीन बातें सीरीज़ में हैं, सपोर्टिव हैं और शॉर्ट सर्किट हैं। अगर ये तीन कंडीशन फॉलो हो रही हैं, कौन कौन सी, सीरीज़ में और सपोर्ट में और शॉर्ट सर्किट यानी कोई एक्सटर्नल कैपिटल आर नहीं लगा होना चाहिए। फिर से बोल रहा हूँ, आइडेंटिकल हैं, सपोर्टिव हैं और सीरीज़ में हैं, कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं है यानी कि शॉर्ट सर्किट हैं। अगर ये कंडीशन फॉलो हो रही हैं तो किसी भी एक सेल या किसी भी 2 सेल के अक्रॉस या किसी भी 5 सेल के अक्रॉस या किसी भी 30 सेल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा ही ज़ीरो होता है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन देखिए, पोटेंशियोमीटर का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक पोटेंशियोमीटर के वायर के क्रॉस, ये इसका मेन सेल है और ये पोटेंशियोमीटर वायर होता है। इस पोटेंशियोमीटर वायर के क्रॉस एक अननोन सेल का यूज़ किया गया और अननोन सेल के साथ अभी कोई रेजिस्टेंस नहीं लगाया गया और बैलेंस लेंथ निकाली गई तो 75 सेंटीमीटर पाई गई। बैलेंस लेंथ का मतलब है गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन ना हो, ठीक है ना। अब क्या किया गया कि पोटेंशियोमीटर वायर के अक्रॉस जो अननोन सेल था, ये पोटेंशियोमीटर वायर है, इसके क्रॉस ये जो अननोन सेल था, इस अननोन सेल जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस R था के क्रॉस एक नोन रेजिस्टेंस और लगाया गया। ये नोन रेजिस्टेंस जिसे हम लोग पढ़ाते वक्त R' कहते हैं, ये और लगाया गया और इसको लगाने के बाद फिर से नई बैलेंस लेंथ निकाली गई और अब नई बैलेंस लेंथ L2 की वैल्यू 60 सेंटीमीटर पाई गई। पहले बैलेंस लेंथ L1 75 सेंटीमीटर थी और अब बैलेंस लेंथ L2, बैलेंस लेंथ यानी कि गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन ना हो, बैलेंस लेंथ L2 पाई गई। तो हमें इस सेल का इंटरनल, अननोन सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो जिन लोगों ने पोटेंशियोमीटर को ठीक से पढ़ा है और एंड तक पढ़ा है तो उन लोगों को अच्छी तरह पता होगा
कि ऐसे में R की वैल्यू का एक बना बनाया फार्मूला होता है L1 माइनस L2 अपॉन L2 इंटू नॉन रेजिस्टेंस, ये वाला नॉन रेजिस्टेंस, ठीक है ना। तो यहाँ पर L1 75 और ये 60 अपॉन 60 इंटू 10, तो ऊपर है 15 इंटू 10, तो ये हो गया 10/4 यानी कि 2.5 ओम, ठीक है ना। ये एक इजी क्वेश्चन है इस हिसाब से कि तुमको फार्मूला पता है, तो ये इजी क्वेश्चन है। अगर फार्मूला नहीं पता है तो फिर सारी इक्वेशन बना के सॉल्व करते करते काफ़ी टाइम निकल जाएगा। हमने पहले भी कई बार कहा कि बड़े बड़े आर्टिकल्स, कुछ बड़े बड़े आर्टिकल्स होते हैं और उनके कितने छोटे छोटे फार्मूले होते हैं, और वो सारे के सारे फार्मूले हमने बुकलेट में समझाए हैं, डेराइव किए हैं, लेकिन अंत में हमने ये भी कहा है कि समझाने और डेरिवेशन करने के बाद जो फार्मूला बन के आया है, अगर वो तुम्हें तैयार नहीं है तो तुम ऑब्जेक्टिव पेपर में ज़रूर कुछ गड़बड़ करके बैठ जाओगे, और हम चाहते हैं कि वो गड़बड़ ना हो। इसलिए हम तुमसे कहना चाहते हैं कि सारे फार्मूले खूब बोल बोल के लिख के तैयार करो, और फिर जो क्वेश्चन फार्मूला बेस हो कम से कम उसे तो फार्मूले से लगाओ। जो क्वेश्चन फार्मूला बेस नहीं है उसे तुम फार्मूले से नहीं लगा पाओगे, भाई बिल्कुल ठीक बात है, कोई नहीं लगा पाएगा। लेकिन जो क्वेश्चन फार्मूले, जिस क्वेश्चन के लिए फार्मूला उपलब्ध है, फार्मूला बनाया जा चुका है, अगर उस क्वेश्चन को भी तुम पूरा सॉल्व करके निकालते हो तो तुम ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर पाओगे, और ये थोड़ी सी बहुत बड़ी कमी हो जाएगी। तो अगर तुम्हें ये फार्मूला पता है तो तुम इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सॉल्व कर पाए, और अगर फार्मूला नहीं पता होता है तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने लायक क्वेश्चन नहीं है। इस क्वेश्चन को पूछे जाने का एक और तरीका होता है, कहते हैं पूछे जाने का एक और तरीका होता है जिसमें वो ये कहते हैं कि पहले अननोन सेल के साथ में ओपन सर्किट रखा गया, यानी कि R डैश इज इक्वल टू इनफाइनाइट। R डैश इज इक्वल टू इनफाइनाइट का मतलब क्या हुआ? R डैश इज इक्वल टू इनफाइनाइट का मतलब है यहाँ पर एयर है, और अगर यहाँ पर एयर है मतलब ये सर्किट टूटा हुआ है, यानी कि यहाँ पर कोई भी फाइनाइट रेजिस्टेंस नहीं लगा हुआ है, ठीक है ना। तो पहले जो डायग्राम था और अब जो डायग्राम है वो बिल्कुल सेम है। अब इस R इज इक्वल टू इनफाइनाइट की जगह पर R डैश इज इक्वल टू 10 ओम लगाया गया, और ऐसा करने से नई बैलेंस लेंथ पहले से थोड़ी सी कम हो ही जाती है। तो पहले वो 75 थी तो अब वो 60 हो जाती है। तो हमें इस अननोन सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस R बताना है। तो इस सिचुएशन का फॉर्मूला होता है L1 माइनस L2 अपॉन L2 इंटू R डैश, ठीक है ना। इसको रिवाइज करो, फिर अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर एक सर्किट बना हुआ है, ये पॉइंट A 6 वोल्ट पर है, ये 3 वोल्ट पर है, और ये पॉइंट C 2 वोल्ट पर है, और हमें पॉइंट O का पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। पॉइंट O का पोटेंशियल हमें कैलकुलेट करना है। इसको यहाँ पर और ज़रा बड़ा करके बना देते हैं। ये पॉइंट O है, और पॉइंट O का पोटेंशियल हमें कैलकुलेट करना है। तो हम समझते हैं कि ये क्वेश्चन किरचॉफ लॉ का बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जिसमें यहाँ पर करंट I1 आएगा मान लो, और यहाँ पर करंट I2 आएगा, और दोनों मिलकर यहाँ पर I3 हो जाएंगे, और I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3 होना चाहिए। तो पहले हम I1 I2 I3 कैलकुलेट कर लेना। तो I1 इज इक्वल टू डेल्टा V बाई R1 यानी कि 6 माइनस VO बाई 6, ठीक है ना। इसी प्रकार से I2 इज इक्वल टू डेल्टा V बाई R यानी कि 3 माइनस VO बाई 3, और इसी प्रकार से I3 इज इक्वल टू डेल्टा V बाई R यानी कि VO माइनस 2 बाई 2, ठीक है ना। हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल करते हैं ना डेल्टा V में, तो 6 माइनस V नॉट बाई 6, 3 माइनस V नॉट बाई 3, और V नॉट बाई 2, हाँ V नॉट बाई 2 बाई रेजिस्टेंस 2, ठीक है ना। और अब तुम्हें किरचॉफ लॉ अप्लाई कर देना चाहिए। किरचॉफ लॉ से मेरा मतलब ये हुआ कि I1
और I2 का सम I3 के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि 6 माइनस वी नॉट बाई 6 प्लस 3 माइनस वी नॉट बाई 3 शुड बी इक्वल टू वी नॉट माइनस वी नॉट माइनस 2 बाई 2 वी नॉट माइनस 2 बाई 2। ठीक है ना, सिंप्लीफाई करो, जल्दी ख़त्म करो इसको। ये कोई बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं है तुम्हारे लिए। 2 3 माइनस वी नॉट और इज इक्वल टू हो गया वी नॉट माइनस 2 बाई 2। ठीक है ना, तो यहाँ से ये कट जाएगा, 3 आ जाएगा, तो 6 माइनस वी नॉट प्लस 6 माइनस 2 वी नॉट इज इक्वल टू 3 वी नॉट माइनस 6। तो यहाँ पर 3 वी नॉट 2 वी नॉट उधर जाएगा, वी नॉट भी उधर जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 वी नॉट इज इक्वल टू 6 प्लस 6 यानी कि 18। इसका मतलब हो गया कि वी नॉट इज इक्वल टू 18 बाई 6 यानी कि 3 वोल्ट होना चाहिए। ठीक है ना, तो ऑप्शन चॉइस करें। ये देखिए बी ऑप्शन, ये देखिए डॉट लगा हुआ है। सही आंसर में हमने डॉट लगा दिए हैं, जिससे कि जब हमारा आंसर आए तो सही आंसर से वो मैच होना चाहिए। ये देखिए डॉट लगा हुआ है ना, ये हो गया 3 वोल्ट। सिंपल क्वेश्चन है और किरचॉफ लॉ पर बेस्ड है। रिवाइज करिए फिर आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्वेश्चन लग रहा है ये, और उसमें कंडक्टर की ड्रिफ्ट वेलोसिटी में इलेक्ट्रॉनों की ड्रिफ्ट वेलोसिटी v है। कह रहे हैं अगर करंट और रेडियस दोनों को डबल कर दिया जाए तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो पहले तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का करंट से रिलेशन देखें। I इज इक्वल टू NEAVD, जहाँ पर I वायर में जाने वाली करंट है और A इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है। इनका कहना है कि अगर करंट और क्रॉस सेक्शन अगर करंट और रेडियस दोनों को डबल कर दिया जाए, यानी कि करंट को I से बढ़ाकर 2I कर दिया जाए, और रेडियस पहले अगर R थी तो नई रेडियस को अगर 2R कर दिया जाए। हाँ, पुरानी रेडियस ये देखो, नई रेडियस ये देखो, तो अगर रेडियस को R से बढ़ाकर 2R कर दिया जाए तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या फ़र्क पड़ेगा। तो इस रिलेशन में कहीं पर क्रॉस सेक्शन रेडियस नहीं है, तो उसको हम ला सकते हैं। क्रॉस सेक्शन एरिया A बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना, तो पाई आर स्क्वायर, और ये हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये 3 चीज़ें तो बिल्कुल फिक्स होती हैं। इससे ये पता चलता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू I अपॉन आर स्क्वायर होगा, और हमने I को डबल किया है और हमने रेडियस को भी डबल किया, यानी कि 2R का स्क्वायर। तो जो नया फैक्टर आया उसमें ऊपर 2 आया और नीचे 4 आया, और I बाई आर स्क्वायर जैसे पहले था वैसे ही अभी भी है। जो एक्स्ट्रा फैक्टर आया ऊपर 2 आया और नीचे 4 आया, यानी कि ये रिज़ल्ट आया 1/2। इसका मतलब अच्छा, जब रिज़ल्ट ये 1/2 बनने लगा, एक्स्ट्रा फैक्टर 1/2 बनने लगा, इसका मतलब है हमने पढ़ाते हुए कहा था कि V2 इज इक्वल टू हाफ V1 आएगा। इस तरीके से ये रिज़ल्ट लिखे जाते हैं। मान लो कि कभी ऐसा हो जाए कि करंट को डबल किया गया और क्रॉस सेक्शन एरिया को ट्रिपल किया गया। क्रॉस सेक्शन रेडियस पहले R था और बाद में 3R कर दिया गया, और करंट पहले I था और बाद में 2I कर दिया गया। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो जैसा कि अभी हम लोगों ने यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व किया है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू I बाई आर स्क्वायर। तो शॉर्ट में इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि I को हमने कर दिया 2I और R को हमने कर दिया 3R, तो 3R का होल स्क्वायर हो गया। तो एक्स्ट्रा फैक्टर में ऊपर 2 आया और नीचे 9 आया। बाकी पुराना I बाई आर स्क्वायर जैसे था वैसे बना रहा, तो हम लिख देंगे बाद वाली ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू 2/9 टाइम्स पहले वाली ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है ना, क्वेश्चन छोटा है लेकिन नीट के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है। अब ये क्वेश्चन देखिए जरा कि अ गैल्वेनोमीटर इज टू बी कन्वर्टेड इनटू अ मीटर एंड वोल्ट मीटर। ध्यान से सुनना बात को।
एक गैल्वेनोमीटर को हमें अमीटर में और वोल्ट मीटर में बदलने को कहा गया। तो कहते हैं कि एक अमीटर बनाना है 10 एम्पियर रेंज का, या वोल्ट मीटर बनाना है 5 वोल्ट रेंज का, या अमीटर बनाना है 5 एम्पियर रेंज का, या वोल्ट मीटर बनाना है 10 वोल्ट रेंज का। तो इन चारों में से किस केस में नेट रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगा? इन चारों केसेस में कौन से केस में नेट रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगा? पहली बात तो ये क्वेश्चन न्यूमेरिक टाइप का है नहीं, ये क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल टाइप का क्वेश्चन है। क्यों कॉन्सेप्चुअल है, जरा तुमको ये बताते हैं। जब हम गैल्वेनोमीटर को अमीटर में बदलना चाहते हैं, देखिए कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर, तो हम गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में एक लो रेजिस्टेंस शंट लगाते हैं। लो रेजिस्टेंस कहते हैं जिसको हम लोग, ये लो रेजिस्टेंस शंट होता है, ठीक है ना। इस प्रकार से जो चीज़ हमारे पास बन के आती है उसको हम लोग अमीटर कहते हैं। और क्योंकि शंट का रेजिस्टेंस बहुत लो होता है, इसलिए अमीटर का जो आर नेट होता है वो तो वेरी लो हो जाता है। जबकि हमें लार्जेस्ट आर नेट बनाना है तो अमीटर वाले तो दोनों ऑप्शन बिल्कुल ही काट देने चाहिए, क्योंकि जब गैल्वेनोमीटर को अमीटर में बदलते हैं तो उसके पैरेलल में लो रेजिस्टेंस शंट लगाते हैं, और लो रेजिस्टेंस शंट लगाते ही नेट रेजिस्टेंस इस शंट के रेजिस्टेंस से भी कम हो जाता है, यानी कि वेरी लो हो जाता है। जबकि हमको सिस्टम का रेजिस्टेंस वेरी हाई चाहिए, लार्जेस्ट चाहिए। तो अमीटर की तो बात ही छोड़ दीजिए, क्योंकि अमीटर बनाने में, गैल्वेनोमीटर से अमीटर बनाने में नेट रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाता है, ना कि बहुत ज़्यादा। तो अमीटर वाले दोनों ऑप्शन तो पहले ही काट देने चाहिए। अब बात आती है वोल्ट मीटर वाले दोनों ऑप्शन की। हाँ, अब ये बात कर लेते हैं। जब हम गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बदलते हैं तो हम गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज़ में वेरी हाई रेजिस्टेंस लगाते हैं। ये बात तुम लोगों को अच्छी तरह से पता है कि इस समय तुम्हारे सामने जो कुछ भी बना हुआ है, ये देखिए, ये एक अमीटर है, ये एक वोल्ट मीटर है, ठीक है ना। ये बात तुमको अच्छी तरह पता है, समझाने की ज़रूरत नहीं है। तो जब ये आर बहुत बड़ा होगा तो तुम ये सोचो कि आर नेट भी वेरी लार्ज होगा, वेरी हाई होगा, लेकिन हमको तो लार्जेस्ट बनाना है, ठीक है। तो इस वोल्ट मीटर की रेंज जितनी ज़्यादा रखी जाएगी, फॉर रेंज टू बी हाई, अगर हमको हाई रेंज का वोल्ट मीटर बनाना है तो इस आर को भी, इसी आर की बात कर रहा हूँ, इस आर को भी वेरी हाई रखना पड़ेगा। और जब ये आर वेरी हाई होगा तो आर नेट तो बहुत ही ज़्यादा हाई होगा, और वही हमारे सवाल की डिमांड है। यानी कि हम वोल्ट मीटर बनाएं तो 5 और आर नेट को ज़्यादा से ज़्यादा रखना हो, आर नेट को ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप करवाना हो, तो हमें 5 वोल्ट रेंज का वोल्ट मीटर बनाना चाहिए कि 10 वोल्ट मीटर के रेंज का वोल्ट मीटर बनाना चाहिए। तो सही जवाब आ गया 10 वोल्ट, क्योंकि वोल्ट मीटर की रेंज हम जितनी ज़्यादा हाई बनाना चाहेंगे, बगल में आर भी उतना हाई लगाएंगे। आर जितना जब हाई लगाएंगे तो आर नेट भी उतना ही हाई हो जाएगा। यानी कि ज़्यादा रेंज वाला वोल्ट मीटर बनाएं जिससे कि आर नेट बहुत ज़्यादा हो, जो सवाल की डिमांड है। यानी कि हमारा 4th ऑप्शन सही होगा मेरे हिसाब से। ऐसे क्वेश्चन जो इस प्रकार, कॉन्सेप्चुअल टाइप के ऐसे क्वेश्चन पे बहुत ज़बरदस्त पकड़ होनी चाहिए। इस क्वेश्चन को एक बार रिवाइज़ कर लेना और मतलब इसको समझ लेना कि खूब अच्छे से। इसमें हमने अमीटर वाले ऑप्शन पहले ही काट दिए, तुम समझ नहीं रहे हो यार।
क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हमें इन चारों में से कौन सी चीज़ बनाएं कि नेट रेजिस्टेंस बहुत बहुत ज़्यादा मतलब लार्जेस्ट हो। जब हम गैल्वेनोमीटर को अमीटर में बदलते हैं तो उसके साथ पैरेलल में लो रेजिस्टेंस लगाते हैं। इसके लो हो जाने से जो नेट रेजिस्टेंस होता है वो तो वेरी वेरी लो हो जाएगा, क्योंकि पैरेलल में नेट रेजिस्टेंस ऐसे ही कम होता है, और अगर ये कम हो जाएगा तो ये नेट रेजिस्टेंस वेरी वेरी लो हो जाएगा। तो अमीटर वाले तो ऑप्शन हमने पहले ही काट दिए। अब वोल्टमीटर की बात करें, गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में बदलने के लिए गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज़ में हाई रेजिस्टेंस लगाते हैं। इसके हाई हो जाने से जो नेट रेजिस्टेंस होता है वो भी वेरी वेरी हाई हो जाता है, लेकिन हमको तो वेरी 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 हाई चाहिए, इससे भी कहीं ज़्यादा चाहिए। तो ये तुम्हें पता रखना चाहिए कि अगर हम हाई रेंज का वोल्टमीटर बनाएंगे तो हमें ये आर भी और हाई लगाना पड़ेगा। जब ये हम आर और हाई लगाएंगे तो आर नेट भी बहुत 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 हाई हो जाएगा, और वही हमारे क्वेश्चन की डिमांड है। इसलिए हम ऐसा वोल्टमीटर बनाएं जिसकी रेंज ज़्यादा हो, यानी कि हम 5 वोल्ट वाला नहीं बल्कि 10 वोल्ट वाले को सही करेंगे, सही मानेंगे। इसको ज़रूर रिवाइज़ करो एक बार। अमीटर और वो कन्वर्जन ऑफ अमीटर इन कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर और कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर पढ़कर इस आर्टिकल के क्वेश्चन दो तीन ज़रूर लगा लो। जो बुकलेट में वो लगा लो, या जो तुम्हारे पास कोई बुक हो तो उससे लगा लो। ये आर्टिकल्स इंपॉर्टेंस आर्टिकल्स में माने जाते हैं। ज़रा इस क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक नेटवर्क तुम्हारे सामने देखो दिखाई पड़ रहा होगा, और एक रेजिस्टेंस R1 ऊपर वाली ब्रांच में लगा हुआ है, ये 20 ओम बीच वाले ब्रांच में लगा हुआ है, और ये 15 ओम नीचे वाली ब्रांच में लगा हुआ है, और आगे ये वायर एक मिल जाता है, और यहाँ पर एक अमीटर लगाया गया। ये देखिए ये अमीटर लगाया हुआ है, ठीक है। इनका क्वेश्चन ये है कि 20 ओम वाले पे जो करंट जाता है वो 0.3 एम्पियर जाता है, और अमीटर की रीडिंग 0.8 एम्पियर है। अमीटर की रीडिंग 0.8 एम्पियर है, मतलब यहाँ पर 0.8 एम्पियर करंट आता है। तो R1 की वैल्यू बताइए, और कुछ भी नहीं दिया हुआ है, बैटरी वगैरह वगैरह कुछ भी नहीं दिया हुआ है। एक बात मुझे बताइए, जब हमको बीच वाले ब्रांच में I मालूम है और R मालूम है तो हम ये पोटेंशियल डिफरेंस नहीं निकाल लेंगे, ठीक है ना। ये पॉइंट A है और माना कि ये पॉइंट B है, तो बीच वाली ब्रांच से हम देखें तो VA और VB यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू I2 R2 यानी कि 0.3 इंटू 20 मतलब 6 वोल्ट, ठीक है ना। अब अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट है तो ये पोटेंशियल डिफरेंस भी 6 वोल्ट होगा, क्योंकि ये ब्रांच और ये ब्रांच पैरेलल में है। तो अब अगर हमें नीचे वाली ब्रांच का पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस पता है तो हम नीचे वाली ब्रांच में बहने वाली करंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो I3 इज इक्वल टू डेल्टा V बाई R, और डेल्टा V का मतलब है 6 और R का मतलब है 15, यानी कि ये तो 2/5 यानी कि 0.4 एम्पियर आया, ठीक है ना। अब जब यहाँ पर करंट 0.8 है और यहाँ पर करंट 0.3 और यहाँ की करंट 0.4 निकल के आ गई, तो अब हमें किरचॉफ के लॉ से ये करंट I1 भी निकल आएगा। वो कैसे? किसी भी जंक्शन पर जाने वाली करंट बराबर जंक्शन से बाहर जाने वाली, जंक्शन पर पहुंचने वाली करंट बराबर जंक्शन से निकलने वाली करंट, यानी कि I1, I2 और I3 का सम I के इक्वल होगा। तो I1 तो हमको पता नहीं है, खैर अभी पता चल जाएगा, और ये 0.3 और ये 0.4 और ये 0.8, इस प्रकार से I1 इज इक्वल टू 0.8 माइनस 0.7 यानी कि 0.1 एम्पियर आया। अब जब ऊपर वाली ब्रांच की करंट मालूम है 0.1 एम्पियर और पोटेंशियल डिफरेंस मालूम है 6 वोल्ट, नहीं मालूम है? मालूम है। क्यों? क्योंकि ये ब्रांच और ये ब्रांच एक दूसरे के पैरेलल हैं,
तो अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट आया है, हाँ है, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस और ये पोटेंशियल डिफरेंस भी 6 वोल्ट होगा। तो अब सबसे ऊपर वाली ब्रांच में डेल्टा V इज इक्वल टू आई आर, तो डेल्टा V कितना है पोटेंशियल डिफरेंस, डेल्टा V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस 6 है और I1 0.1 है और R1 हमें कैलकुलेट करना है। तो इस प्रकार से R1 इज इक्वल टू 6/0.1 यानी कि 60 ओम आएगा। ठीक है ना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये समझ लीजिए कि नीट के लिए इस प्रकार के मीडियम दर्जे के क्वेश्चंस का बड़ा महत्व है। हालांकि हम लोग जब पढ़ाते हैं तो क्वेश्चंस को मीडियम से थोड़ा ऊपर ले जाते हैं, ये हमारी मजबूरी समझ लो या तुम्हारी आवश्यकता समझ लो। अगर नीट में मीडियम क्वेश्चन आते हैं और आप मीडियम से थोड़े अपर लेवल पर जाएंगे तो वाकई ये क्वेश्चन तुमको आसान लगेंगे, और अगर तुम आसान क्वेश्चन पे ही अटके रहोगे तो ऐसे मीडियम क्वेश्चन तुम्हें टफ लगने लगेंगे। बहुत ही जेन्युइन बात कह रहा हूँ, बात की बात को समझना, बात में छिपी बात को समझना, बहुत जेन्युइन बात कह रहा हूँ। हम लोगों को पढ़ाते वक्त एक लेवल से ऊपर जाने देने की आदत और तुमको वो आदत डलवाने की बड़ी ज़रूरी बात है। अगर थोड़ा सा ऊपर जाके पढ़ाई कर लोगे तो नीट के पेपर में आए हुए ज़्यादातर क्वेश्चन तुम्हें आसान लगेंगे और 45 में से 3-4 क्वेश्चन तो वाकई में टफ होते हैं, वो भी तुम हो सकता है अटैम्प्ट कर ले जाओ क्योंकि तुमने पहले से ही अच्छे क्वेश्चंस कर रखे हैं। तो आज हम लोग बेसिकली मीडियम क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और कल हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स भी पढ़ेंगे और कुछ इन क्वेश्चंस से थोड़ा ऊपर जाकर दूसरे क्वेश्चन जैसे पोटेंशियोमीटर, मीटर ब्रिज, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर, किरचॉफ लॉ, ठीक है ना, और इलेक्ट्रिकल कंडक्शन में सीरीज और पैरेलल के अच्छे प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। इसको रिवाइज करिए, फिर कुछ प्रॉब्लम और देखते हैं। ये एक क्वेश्चन है कि एक अमीटर और वोल्ट मीटर को सीरीज में लगाया गया। ठीक है, हाँ भाई, उसमें क्या है, हम चाहें तो जहाँ चाहें वहाँ लगा दें अमीटर और वोल्ट मीटर। अमीटर को सीरीज़ में लगाते हैं, वोल्ट मीटर को पैरेलल में लगाते हैं, लेकिन अगर हम दोनों को सीरीज़ में लगाना चाहें तो क्या लगा नहीं सकते? लगा सकते हैं। तो अमीटर की रीडिंग A पाई गई और वोल्ट मीटर की रीडिंग V पाई गई। अब इनका कहना है कि अब वोल्ट मीटर के साथ पैरेलल में एक रेजिस्टेंस और लगा दिया गया, तो अब अमीटर की नई रीडिंग और वोल्ट मीटर की नई रीडिंग पहले से बढ़ेंगी, घटेंगी, क्या होगा, ज़रा इसको पता करना पड़ेगा। बहुत ध्यान से सुनने वाला क्वेश्चन है ये वाकई में, ठीक है ना। कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है, एक अमीटर और दूसरा वोल्ट मीटर, इन दोनों को सीरीज़ में लगाया गया और कोई बैटरी लगा दी गई होगी, ठीक है ना। बैटरी लगाने के माना कि इसका रेजिस्टेंस R1 ओम और इसका रेजिस्टेंस R2 ओम, इस पर पोटेंशियल डिफरेंस V1 आया और इस पर पोटेंशियल डिफरेंस V2 आया और सर्किट में बहने वाली करंट I पाई गई, ठीक है ना। ये हमारा इस समय का सिस्टम बना हुआ है, ठीक है। अच्छा भाई, अब क्या हुआ, इस समय R नेट कितना है ज़रा ये देख लेते हैं। इस समय R नेट है R1 प्लस R2, ठीक है ना, और करंट की वैल्यू होगी V अपॉन, या V0 कह दो, V0 अपॉन R1 प्लस R2 जितना कम होगा करंट उतना ज़्यादा होगा। ये तो बात सही भी है, बड़ी स्वाभाविक सी बात है कि सर्किट का नेट रेजिस्टेंस जितना कम होगा सेल से उतनी ही ज़्यादा करंट निकलेगी, ठीक है ना। अब बहुत ध्यान से बात सुन लेना, अमीटर को वैसे ही रखा गया लेकिन वोल्ट मीटर के साथ पैरेलल में एक रेजिस्टेंस एक्स्ट्रा लगा दिया गया और अब वही पुरानी बैटरी पहले वाली लगा दी गई, ठीक है ना। V0 पहले भी V0 वोल्ट की बैटरी थी, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस V0 होगा और ये दो भागों में बटेगा, इसे V1 मिल जाएगा और इसे V2 मिल जाएगा। अब इसके साथ पैरेलल में एक R और लगा दिया गया। ऐसा करने से R1 तो R1 ही रहा, अमीटर का रेजिस्टेंस तो जो था उतना ही रहेगा,
लेकिन अब इस सिस्टम का रेजिस्टेंस पहले से कम हो जाएगा, यानी कि पहले R2 था तो अब R2 डैश हो जाएगा और R2 डैश की वैल्यू R2 से थोड़ी सी कम होगी। ये बात क्लियर है। हमने अभी भी कहा था कि पैरेललिटी कर देने से रेजिस्टेंस कम हो जाता है। तुम जितना ज़्यादा से ज़्यादा रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाते जाओगे, नेट रेजिस्टेंस उतना ही कम होता जाएगा। तो अब ये अमीटर का तो R1 ही रहा, लेकिन इस सिस्टम का जो पहले R2 था, अब इस सिस्टम को जो नया R2 होगा वो पहले से कम होगा। इस प्रकार से सोचने की बात है कि जो नया R नेट होगा, जो कि R1 प्लस R2 डैश होगा, ये जो R नेट होगा, नया जो R नेट होगा वो पुराने R नेट से कम होगा। और जब नया R नेट पुराने R नेट से कम होगा तो सेल से निकलने वाली नई करंट पुरानी करंट से ज़्यादा होगी। नई करंट पुरानी करंट से ज़्यादा होगी। नई करंट पुरानी करंट से ज़्यादा होगी, यानी कि अमीटर की रीडिंग इंक्रीज़ करेगी। अमीटर की रीडिंग इंक्रीज़ करेगी। यहाँ पर कहीं पर नहीं लिखा है, ये लिखा हुआ है अमीटर की रीडिंग इंक्रीज़ करेगी। तो अब हमें इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अमीटर की रीडिंग इंक्रीज़ करेगी और ऐसा और किसी ऑप्शन में लिखा नहीं है, यानी कि हमारा फोर्थ ऑप्शन ही सही माना जाएगा। लेकिन तब भी हम लोग फोर्थ ऑप्शन को जस्टिफाई करेंगे कि फोर्थ ऑप्शन में वोल्ट मीटर की रीडिंग डिक्रीज़ क्यों करेगी। ध्यान से देखना, ये पूरा V0 है और V0 दो भागों में बटेगा, R1 और R2 डैश में, ठीक है ना। अब सीरीज़ में हाँ V इज इक्वल, वैसे डेल्टा V लिखना चाहिए, लेकिन लिखते हैं V, तो इसलिए हम V लिख देते हैं यहाँ पे। तो सीरीज़ में V इज इक्वल टू IR, तो सीरीज़ में I तो सेम ही होता है, तो V प्रोपोर्शन टू R, और अगर V R के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है तो अगर इसे V1 डैश मिलेगा और इसे पोटेंशियल डिफरेंस V2 डैश मिलेगा, तो क्योंकि R2 डैश R2 से कम है, इसलिए V2 डैश V2 से कम होगा। V2 डैश V2 से कम होगा, और अगर V2 डैश V2 से कम होगा, यानी कि वोल्ट मीटर की रीडिंग डिक्रीज़ करेगी। इसलिए हमारा फोर्थ ऑप्शन में इसके साथ में ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन डेफिनेटली मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे बहुत ध्यान से सॉल्व कर लेना अपने आप से एक बार। एक रेजिस्टेंस R है, एक रेजिस्टेंस R है, एक सेकेंड, एक रेजिस्टेंस R है, हीटर का रेजिस्टेंस है, मान लीजिए ये कोई हीटर है, और इसको किसी बैटरी से लगाने पर जो पावर डिसिपेशन पाया गया वो P पाया गया, पावर डिसिपेशन P पाया गया। इसका रेजिस्टेंस माना कि R था। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है और हमारी बुकलेट में हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के शुरुआती पन्नों में ही लिखा हुआ दिया हुआ है। अब इसको हमने n पार्ट में काट दिया और अब सभी पार्ट्स को पैरेलल में जोड़ दिया। n बराबर हिस्सों में काट दिया और सभी पार्ट्स को पैरेलल में जोड़ दिया। तो पैरेलल में जोड़ने के बाद, हाँ सबको, इसी एक को नहीं, सबको पैरेलल में जोड़ दिया। तो हमारा क्वेश्चन है कि अब अगर पूरा वही पुरानी बैटरी लगा दी जाए तो अब नई पावर डिसिपेशन क्या होगा, ठीक है ना। तो पहले तो पुराना पावर लिख दिया जाए, P इज इक्वल टू V²/R, ठीक है। और अब नई पावर लिखने के लिए सबका रेजिस्टेंस पहले लिखना पड़ेगा। तो अगर पूरे का रेजिस्टेंस R था, तो अब जब n बराबर पार्ट्स में बांट दोगे तो हर पार्ट का रेजिस्टेंस R/n हो जाएगा,
क्योंकि रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए अब R/N 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 हो जाएंगे सबके। तो जब R/N 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 n बार पैरेलल में लगे होंगे तो जो नया रेजिस्टेंस होगा R' वो होगा R/N/N यानी कि R/N²। ठीक है, नया रेजिस्टेंस R/N² होगा और नई पावर V² नया रेजिस्टेंस R' यानी कि V²/R/N² यानी कि N² टाइम्स V²/R, और V²/R का मतलब है पुरानी पावर यानी कि नई पावर पहले से N² टाइम्स होंगी। ये सारे रिजल्ट्स हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की बुकलेट वाले चैप्टर में खूब डेराइव करके सब लिखे गए हैं, ब्रैकेट में बंद किए गए हैं, उन सबको रिवाइज करके एग्ज़ाम में जाना। इसी में बुकलेट में एक बात और बताई गई है कि अगर काटने से पहले ये पूरा हीटर P पावर कंजम्पशन कर रहा था, P पावर डिसिपेशन कर रहा था, और अब इसको n बराबर भागों में बांट दिया गया और सिर्फ एक भाग को यूज़ किया गया, तो अब क्या होगा? अगर सिर्फ एक भाग को यूज़ करोगे तो रेजिस्टेंस R/N रहेगा, और इसलिए अब पावर V²/R/N यानी कि n टाइम्स V²/R, और V²/R का मतलब क्या है? V²/R का मतलब है पुराना पावर कंजम्पशन यानी कि n टाइम्स P होगा। ये बहुत ही सिंपल तरीके से सब बताया और पढ़ाया जाता है, ये बिल्कुल भी एक्सक्लूसिव तो नहीं है, कॉन्सेप्ट तो ख़ास नहीं है, लेकिन क्या किया जाए, तुम्हारे एग्ज़ाम के लिए ख़ास है तो फिर ख़ास ही मानना पड़ेगा, हालांकि है बहुत आम बात। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि एक बहुत लंबे हीटर को से पानी गर्म करना ज़्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि पावर कंजम्पशन बहुत कम होता है, पावर बहुत कम बनता है, तो पानी को गर्म करने में या खाना पकाने में टाइम ज़्यादा लगेगा। इससे बेहतर तो ये है कि तुम इसके n बराबर हिस्से कर लो और एक हिस्सा यूज़ करो, तो जो पावर पैदा होगी वो इसकी पावर से n गुना ज़्यादा होगी। और इससे भी बेहतर ये है कि काटने के बाद सभी भागों को पैरेलल में यूज़ कर लो, तो अब जो पावर पैदा होगी वो इस वाले हीटर की पावर से n² गुना ज़्यादा होगी, और इस प्रकार से कुकिंग और पानी का हीटिंग वगैरह बहुत कम समय में किया जा सकता है। ठीक है ना। अब हम लोग नेक्स्ट टर्न पे या नेक्स्ट लेक्चर में, वो जब भी हम बनाएं, आज ही शाम को बनाएं, कल सुबह बनाएं, नेक्स्ट लेक्चर में कुछ सिंपल सर्किट के कुछ आर्टिकल्स पढ़ेंगे और कुछ दूसरी इससे बेहतर प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है।